हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 5वां पार्ट हमारा पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 26 से लेकर 51 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत होता है वह किस में पाया जाता है। तो हमने आपको पिछले पार्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यही इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो ओजोन परत होती है वह वायुमंडल के किस सतह में पाई जाती है। ए वायुमंडल के निचले सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, या सी वायुमंडल के मध्य सतह में, या डी इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो जो ओजोन परत होती है वही वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है, तभी तो यह वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को आने से पहले ही अवशोषित कर लेती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है, और अगर अलग से बात किया जाए तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये 4 समूह दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ए घास पुष्प तथा चमड़ा, बी घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी फलों के छिलके एवं नींबू का रस, या डी केक लकड़ी एवं घास। तो इसका ऑप्शन ही रोंग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा। इसके ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, या सी डी घास मछली तथा बकरी। तो घास बकरी तथा मानव, जो घास होती है घास को बकरी खाती है, और आप समझते होंगे कि बकरी को मानव भी खा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव ये एक प्रकार का आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हिरण क्या होते हैं। ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, या डी तृतीयक उपभोक्ता। तो जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है उस तंत्र में जो हिरण होते हैं वह एक प्रकार के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आप जानते होंगे कि उत्पादक तो पौधे होते हैं, ये जो जंतु हैं ये उत्पादक नहीं हो सकते, ये होंगे तो उपभोक्ता ही होंगे, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक। लेकिन जो हिरण होगा वह एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो जीव मंडल है उसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए अणु, बी सूर्य का प्रकाश, सी रासायनिक ऊर्जा, या डी विद्युत। तो आप जानते होंगे कि जो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र और सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। जो घास स्थलीय पारितंत्र होता है उसमें उत्पादक क्या है। ए घास, बी कीड़े, सी हिरण, और डी जंगल। तो कीड़े, हिरण तथा जंगल ये तीनों के तीनों तो उत्पादक ही नहीं है, तीनों के तीनों उपभोक्ता हो जाएंगे। सिर्फ बच गया घास, तो घास ही एक प्रकार का उत्पादक पारितंत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास। घास स्थलीय पारितंत्र में जो उत्पादक है वह क्या है। तो घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक घास ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास।
ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? जो ओजोन होते हैं उनके अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ए 1 परमाणु, बी 3 परमाणु, सी 2 परमाणु और डी 4 परमाणु। तो जो ओजोन का अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 परमाणु। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणु ओजोन में 3 पाए जाते हैं। तो यह एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 3 परमाणु पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। अपघटक का उदाहरण है। इनमें से अपघटक का उदाहरण क्या है? ए कवक, बी बाघ, सी बकरी और डी हरे पौधे। तो हरे पौधे तो आप जानते होंगे ये एक प्रकार का उत्पादक का उदाहरण है और बाघ तथा बकरी ये जंतु उपभोक्ता का उदाहरण है। तो बच गया कवक। तो कवक ही एक अपघटक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक। इसमें पूछा जा रहा है कि अपघटक का उदाहरण क्या है? तो अपघटक का उदाहरण इनमें से कवक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। जो चिपको आंदोलन था उस चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अर्थात मुख्य जो उद्देश्य था वह किस चीज़ को बचाना था? ए मिट्टी को, बी वृक्षों को, सी जल को और डी बिजली को। तो जो चिपको आंदोलन था उसमें मुख्य रूप से जो संरक्षित करना था वह वृक्षों को संरक्षित करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्षों को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना किस चीज़ को था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्षों को संरक्षित करना का मुख्य उद्देश्य था। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो पर्यावरण होता है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी जैवमंडल या डी इनमें से सभी। तो जो पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल ये तीनों के तीनों ही आ जाते हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तभी पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी के सभी मंडल आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। जैव घटक के उदाहरण है। जो जैव घटक है उसका उदाहरण क्या है? ए पौधे, बी मनुष्य या सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव घटक का उदाहरण पौधे तथा मनुष्य दोनों के दोनों ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों जैव घटक के उदाहरण हैं। तो जैव घटक का उदाहरण पौधे तथा मनुष्य दोनों ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों अर्थात पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं वे जीव क्या कहलाते हैं? ए उपभोक्ता, बी अपघटनकर्ता या सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोक्ता। उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? जो उत्पादक पर आश्रित रहने वाले अर्थात निर्भर रहने वाले जीव होते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं। ये आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो बात आती है कि जो उपभोक्ता होती है उसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ए 2 श्रेणियों में, बी 4 श्रेणियों में, सी 3 श्रेणियों में या डी 5 श्रेणियों में। तो जो उपभोक्ता होती है उनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो सर्वाहारी है? ए हिरन, बी मनुष्य, सी तिलचट्टा या डी बी एवं सी दोनों। तो सर्वाहारी जीव आप सबसे पहले समझ लीजिए कि सर्वाहारी जीव वह होता है जो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों का भक्षण करता है। तो हिरन तो आप जानते होंगे कि एक प्रकार का शाकाहारी जीव है, लेकिन मनुष्य सर्वाहारी जीव है क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है और तिलचट्टा भी दोनों प्रवृत्ति का होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी एवं सी दोनों अर्थात मनुष्य एवं तिलचट्टा ये दोनों के दोनों ही सर्वाहारी जीव हैं। तो इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो सर्वाहारी जीव का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी एवं सी दोनों। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए जीवाणु, बी कवक या सी एवं बी दोनों या डी गिद्ध। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता होता है अर्थात छोटे छोटे उपभोक्ता वे जीवाणु एवं कवक दोनों के दोनों ही होते हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। जीवाणु और कवक ये दोनों के दोनों ही सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है?
इनमें से ऐसा कौन सा श्रृंखला है जो वन आहार श्रृंखला को बनाता है? ए बाघ घास हिरन, बी घास हिरन बाघ, सी हिरन बाघ घास और डी घास बाघ हिरन। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने माइंड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली समझना है, पीछे से देखिए कि हिरन घास को खाती है लेकिन घास बाघ को नहीं खाता है, तो यह आंसर तो गलत हो जाएगा। सेकेंड आंसर है कि बाघ हिरन को खाती है और हिरन घास को खाती है, तो यह हो सकता है। घास बाघ को खाता है, नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। और हिरन ही बाघ को खाता है, यह भी नहीं हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पीछे से देखना है कि आहार श्रृंखला में, वन आहार श्रृंखला में बस इतना समझना है कि पीछे से आपको देखना है कि कौन किस चीज़ को खाता है। जो बाघ होता है वह हिरन को खाता है और जो हिरन होता है वह घास को खाता है, अर्थात घास का भक्षण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास हिरन तथा बाघ। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर नहीं है कि जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं सेम का सेम ऐसा ही एग्जाम में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि पीछे से आपको देखना है कि बाघ जैसे हिरन को खाती है और हिरन घास को खाती है। तो जैसे हमने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकाल दिया, इसी प्रकार आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास हिरन तथा बाघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास हिरन तथा बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? इस बात को हम आपको शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य के द्वारा एक पराबैंगनी किरण निकलती है जो हम लोगों के लिए बहुत ही अर्थात घातक विष के समान होती है, बहुत ही हानिकारक यह किरण होती है। तो यह जो किरण होती है कहाँ अवशोषित होती है? ए क्षोभ परत में, बी आयन परत में, सी ओजोन परत में और डी बही परत में। तो हमने आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट वाले वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत का मुख्य कार्य ही यही होता है कि वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोन परत में। जो सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण होता है वह कहाँ अवशोषित होता है? तो वह पराबैंगनी किरण ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो पराबैंगनी किरण होता है, अगर बाय चांस यह मनुष्य में अर्थात मनुष्य के पास चला जाए तो इस किरण के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ए त्वचा कैंसर, बी एड्स, सी टाइफाइड और डी मलेरिया। तो हम आपको वन बाय वन समझाते हुए चलते हैं कि जो मलेरिया होता है यह तो मच्छर के काटने से एक रोग होता है। जो टाइफाइड होता है यह एक प्रकार का बुखार होता है। और एड्स आप जानते होंगे, हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें हम आपको बताए थे कि जो एड्स होता है वह एक प्रकार का असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। बच गया त्वचा कैंसर, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पराबैंगनी किरण होता है अगर वह मनुष्य के पास चला जाए तो मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाएगा, अर्थात स्किन में उसका कैंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर हो जाएगा। कि जो पराबैंगनी किरण है उसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पराबैंगनी की किरण मनुष्य में त्वचा कैंसर का रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वचा कैंसर। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? जो वायुमंडल होता है वह कितने परतों में बटा हुआ होता है? ए 4 परतों में, बी 5 परतों में, सी 3 परतों में और डी 6 परतों में। तो जो वायुमंडल होता है वह 5 प्रकार के परतों से मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 परतों में। कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं? पादप अर्थात पेड़ पौधे, पादप को ही पेड़ पौधे कहा जाता है। तो वैसे जीव जो पेड़ पौधे को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी या डी इनमें से सभी। तो आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे को खाने वाले जीव को शाकाहारी कहा जाता है, मांस अर्थात जीव जंतु को खाने वाले जीवों को मांसाहारी कहा जाता है, और जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का भक्षण करते हैं उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधे खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधे खाने वाले जीव को शाकाहारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाकाहारी। कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पादप खाने वाले जीव को अर्थात पेड़ पौधे खाने वाले जीव को शाकाहारी कहा जाता है। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो मानव निर्मित द्वारा है जैव निम्नीकरण? ए ऑक्सीजन, बी बायोगैस, सी मीथेन और डी CFC। तो ऑक्सीजन आप जानते होंगे यह एक प्रकार का प्राकृतिक है, मीथेन भी प्राकृतिक और CFC भी प्राकृतिक है। तो जो मानव निर्मित है वह बायोगैस ही है, क्योंकि बायोगैस का निर्माण मानव ही करता है, यह एक प्रकार का कृत्रिम गैस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोगैस। इनमें से कौन
मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। तो इनमें से जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है वह बायोगैस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोगैस। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जो हम लोग अजैव निम्नीकरणीय कचरा का उत्पादन कर देते हैं अर्थात उन कचरे को फैला देते हैं, उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ए, नाले नालियों में अवरोध हो सकता है अर्थात नाले नालियों का पानी रुक सकता है। बी, मृदा प्रदूषण हो सकता है। या सी, मानव शरीर में जैव आवर्धन हो सकता है। या डी, इनमें से सभी। तो आप जानते होंगे कि अगर हम लोगों के द्वारा कचरा को फैलाया जाएगा अर्थात कचरा द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से जो समस्या होगी उत्पन्न, वह इन तीनों की तीनों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ये सभी के सभी समस्याएं कचरे फैलाने से उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था वन आहार श्रृंखला, कि कौन सा वन आहार श्रृंखला, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आहार श्रृंखला है जो सही है। तो आपको सिंपली इसमें पीछे से देखना है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है चूहे घास मोर सर्प, बी घास चूहे सर्प मोर, सी सर्प घास चूहे मोर, या डी मोर सर्प घास चूहे। तो आपको समझना है कि जो सांप होता है वह मोर को खाता है लेकिन मोर घास को नहीं खाता है। तो यह आंसर गलत हो जाएगा। जो मोर होता है वह सांप को खाता है और जो सांप होता है वह चूहे को खाता है और चूहे घास को भी खाता है। तो यह एक प्रकार का सही आंसर हो सकता है। लेकिन जो मोर होता है वह चूहे को नहीं खाता है और जो चूहे होता है वह घास को खाता है लेकिन घास सर्प को अर्थात सांप को नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास चूहे सर्प मोर। क्योंकि जो मोर होता है वह सांप का भक्षण करता है अर्थात सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है और चूहे कभी कभार घास को भी खाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास चूहे सर्प मोर। ये एक प्रकार का सही श्रृंखला है, मतलब सही आहार श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास चूहे सर्प मोर। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ग्रहण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता, या डी सूक्ष्म जीव। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाला जीव होता है वह उत्पादक कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि उत्पादक है? ए सर्प, बी मेंढक, सी ग्रासहोफर, या डी घास। तो हमने आपको बताया कि पेड़ पौधों की प्रजाति ही उत्पादक की श्रेणी में आती है अर्थात पादप ही उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें से एक घास ही ऐसा चीज़ है जो पेड़ पौधों की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो इनमें से घास एक ऐसा चीज़ है जो कि एक प्रकार का उत्पादक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। जो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें तृतीयक उपभोक्ता क्या है? ए हरा पौधा, बी मेंढक, सी ग्रासहोफर और डी सर्प। तो जो तृतीयक उपभोक्ता है वह सर्प होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्प। कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्प। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक भी कमेंट के जरिए हम लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही।